हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट योर प्लेस। ये स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक कृतिका से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, और इसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। ये बेसिकली एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? नाटक का एक अंक। जैसे आप कोई नाटक देखते हो, जैसे रामलीला एक नाटक है, मान लो उसका मंच पर चल रहा है मंचन, और उसका कोई एक अंश आप देखते हो। मान लो आपने लक्ष्मण मूर्छा का अंश देखा या सीता स्वयंवर का अंश देखा, तो वो नाटक का एक अंग होगा। इसी तरह से ये भी एक नाटक का अंग है, और इस अंग का नाम है रीढ़ की हड्डी। तो इसको एकांकी बोला जाता है। ओके, तो रीढ़ की हड्डी चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में एक उमा नाम की लड़की की कहानी चलती है। उमा, जिसको स्टार्टिंग में नहीं दिखाया जाता, स्टार्टिंग में एक बस दृश्य दिखता है जिसमें पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उमा के माता पिता हैं। उमा को लड़के वालों ने देखने आना होता है, और जो लड़के वाले हैं वो थोड़े नैरो माइंडेड टाइप के हैं, संकीर्ण विचारों के हैं, और वो पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते। वो कम पढ़ी लिखी लड़की से भी अपने बेटे का विवाह करना चाहते हैं, जबकि वो खुद बहुत पढ़े लिखे होते हैं। उमा के जो पिता हैं उनका नाम है राम स्वरूप। वो उमा को काफी पढ़ाते लिखाते हैं। उमा बीए पास है, काफी इंटेलिजेंट लड़की है, उसको चश्मा लगा हुआ है, और इस बात पर भी आगे बहुत बहस चलती है कि तुम्हें चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो। तो राम स्वरूप कुछ भी करके अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना चाहते हैं, और इसलिए वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि उसकी बेटी को अच्छे से तैयार करे, गहने वहने डाले और मेकअप वगैरह लगाए। और बेटी के लिए भी ये भी कहते हैं कि उसको वहाँ जाकर ये नहीं बताना कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, सिर्फ वो मैट्रिक पास ही बताएगी। तो क्या ये रिश्ता हो पाता है? कैसे चलती है कहानी, ये हम पाठ में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। देखिए दृश्य कैसा है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है, सिंपल सा कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ मीन्स मिडल एज, 40-50 साल की उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है। तख्त यानी एक बेंच है लकड़ी का। बाबू, अभी धीरे धीरे चल। बाबू अब कौन है? ये मालिक हैं, जो राम स्वरूप है उनका नाम, उमा के पिता। अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू जरा देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछा देता है। ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने जवानी में जो कसरत की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कलश होते हैं मटके। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक कर देते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। अभी उमा की माँ है और राम स्वरूप की पत्नी है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ जाता है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। बाबू साहब यानी राम स्वरूप। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन उनके नौकर का नाम है। अब उन्होंने मंगाई तो क्या थी? चद्दर मंगाई थी। वो क्या मांग रहा है? धोती। अब राम स्वरूप, अब ये मालिक और मालकिन है तो नौकर से वैसे ही बात करते हैं, डांट कर। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स से ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है।
रामस्वरूप दरी उठाते हुए। और बीबी जी के कमरे में हारमोनियम भी उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अभी किसकी बात कर रहे हैं? उमा की। वो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। वो लोग मतलब जिनसे रिश्ता करना है, मतलब बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। हमारा जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारा BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अब ये किसको कह रहा है ग्रामोफोन रिकॉर्ड? ये अपनी पत्नी को कह रहा है, क्योंकि वो लगातार बातें करती जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर ले आते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? टीम टाम मतलब गहने जेवर। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसने तो इन चीजों से ना जाने किसी जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट कर लेट गई। यानी मैंने उसे कहा कि मेकअप वगैरह कर ले, गहने वहने डाल ले, तो वो आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियां के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी आजकल की लड़कियां बहुत पाउडर वगैरह यूज करती हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते। इंट्रेंस यानी कि पहले +2 लेवल का होता था। लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, रामस्वरूप बात काट कर, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी उनके सामने ये बात नहीं करनी लड़के वालों के आगे कि लड़की पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी है। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो ना। सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर उसे भेज देना। और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना। रतन आ गया। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल और पकड़ दो जरा इधर से। दोनों चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखनों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार भी आ गया, नाश्ता यहाँ के बराबर वाले कमरे में से ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पे। खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी
अब ये क्या वर्णन कर रहे हैं कि लड़का और उसके जो बाप है उनके विचार कैसे हैं, दकियानुसी हैं, यानी नैरो माइंडेड हैं, छोटे विचारों के लोग हैं। यानी खुद तो पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लड़के ने मेडिकल ली हुई है, बीएससी कर रहा है, लेकिन लड़की चाहता है कम पढ़ी लिखी। रतन जो अभी तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी, रामस्वरूप क्या है? रतन कोई आते हैं, मतलब कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वो तो आ ही गए। नौकर पर नजर पड़ते, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है, और तुम प्रेमा जल्दी करो, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा ये बाजा अब वह नीचे रख के चला गया, कम वक्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूं जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रख देते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, यानी डोर कोई नोक करता है। रामस्वरूप है आइए आइए है। अब ये फॉर्मेलिटी टाइप में जबरदस्ती का हंसना। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकते, यानी आंखों से ही वो चालाक से लग रहे हैं। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। फितरती भी काफी फितरत वाले, मतलब चालाक चतुर। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है, खिसियाहट भरी। आवाज पतली और खींचियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हैं। इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत यानी लकड़ी की डंडी होती है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप यह है तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं, सेवक। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होके, यानी लड़के की तरफ देखकर, और कहिए शंकर बाबू, लड़के का नाम है शंकर, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद बात यह है कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। यानी अपने जमाने का वर्णन करता है, ये बार बार अपने जमाने का कंपैरिजन आज के जमाने से करेगा। रामस्वरूप कचौड़ियां भी तो उस जमाने में 1 पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब हाल यह था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी। बलाई भी कोई खाने पीने की चीज होगी। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब तो ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। है। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे की सिटिंग से मतलब एक साथ 12 घंटे पढ़ना। जनाब मैं सच कहता हूं कि उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की कि आजकल के एम में भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ वह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। अब ये भी बात में है कर रहे हैं ना, शंकर भी साथ में हंसता है। गोपाल प्रसाद
एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब चौंक कर बिजनेस, बिज समझकर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अब बिजनेस से मतलब विवाह में जो लेन देन चलेगा यानी दहेज, उसको ये बिजनेस कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं राम स्वरूप? तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तकल्लुफ यानी तकलीफ, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान और हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले कि लड़की कैसी है। शंकर, जी। कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। अब उसकी कमर टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी हिली हुई है। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अब आगे बोल नहीं पाता क्योंकि इतने में बाबू राम स्वरूप आ जाते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो चाय में वैसे ही पानी अधिक होता है और फिर चाय चीनी भी नाम की डाली जाए तो जायका कैसे रहेगा? राम स्वरूप, कहते तो आप ठीक ही हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे आप अपनी बुक में। ओके, आगे का पाठ हम नेक्स्ट में करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है जब उमा आती है और शंकर से इसकी मुलाकात होती है तो इनका मिलना, आपस में फर्स्ट मीटिंग इनकी कैसी जाती है, क्या इनका विवाह तय होता है, ये हम बाकी के पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।